तो ऐसे में कुछ लोग जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी रिफाइंड है वो रिलेटिवली टिक जाते हैं जॉब में, अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे या तो फिर उसके बाद फर्दर एकेडमिक्स में जाते हैं या अपनी स्किल रिफाइन करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और आप देख रहे हैं पावर विद इन साइकोलॉजी। आज हम लोग ऐसी चीज़ के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमें मिलती हैं कि आखिरकार हम साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, क्या काम करता है, किस तरीके के सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, किस तरीके से आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं और कौन कौन साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। कौन कौन साइकोलॉजिस्ट बनने से मेरा मतलब है, क्या इसके लिए पहले से साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो प्रोग्राम किस तरीके के करने चाहिए। अगली चीज़ कि जब हम लोगों ने साइकोलॉजी की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया है तो ऐसे में क्या केवल नॉर्मल डिग्री जो हम बैचलर्स मास्टर्स इस तरीके की चीज़ें परस्यू करते हैं, केवल उसी से ही एक स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट बना जा सकता है, और ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम अपना सैलरी पैकेज बढ़ा सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज एड्रेस करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं कि इंडिया में साइकोलॉजिस्ट कैसे बना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि एक साइकोलॉजिस्ट होता कौन है। तो जब भी हम साइकोलॉजी को मनोविज्ञान कहते हैं और साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करने वाला, उसकी एक्सपर्ट नॉलेज रखने वाला लीगली साइकोलॉजिस्ट या फिर मनोवैज्ञानिक कहलाता है। अब साइकोलॉजी में यहां में आता है एक शब्द साइकी प्लस लॉजी, और हिंदी में यही चीज आती है मनोविज्ञान। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मनोवैज्ञानिक कौन होते हैं, या फिर मनोविज्ञान में किस तरीके की चीजें पढ़ी, समझी और प्रैक्टिस करी जाती है। तो इसी चीज के लिए साइकोलॉजिस्ट, या जो मेन बना है साइकोलॉजी शब्द से, तो साइकोलॉजी दो शब्दों से बना है, साइकी और लॉजी। साइकी का मतलब होता है, अगर पुराने समय की बात करें जब ओरिजिनली साइकोलॉजी बनी थी, तो ऐसे में साइकी का मतलब होता था ब्रेथ, लाइफ, सोल, और लॉजी का मतलब एक तरीके से ये बताता है कि ये स्टडी है, डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है। तो जब शुरुआती समय की हम बात करते थे तो साइकोलॉजी में साइकोलॉजी, साइकी का मतलब होता था ब्रेथ, सांस, लाइफ, जीवन, और सोल, आत्मा। इनफैक्ट जब हम इंडिया में साइकोलॉजी की बातचीत करते हैं, या पुराने समय के जो हमारे टेक्स्ट हैं, वेदास, उपनिषद, पुराण, स्मृतिज, इन सभी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि साइकोलॉजी के अंदर आत्मा, जीवन, जीव, इसकी पढ़ाई काफी ज्यादा करी जाती थी। वही चीज ओरिजिनली साइकोलॉजी की शुरुआत भी करती थी, और आज के समय में ये सारे के सारे शब्द रिप्लेस हो गए हैं किस चीज से, माइंड। तो ये सारी की सारी चीजें माइंड से रिप्लेस हो गए हैं कि हम इंसान के मस्तिष्क को पढ़ें, और साथ में बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो इस साइकोलॉजी में हम लोग बेसिकली इंसान के दिमाग और उसके व्यवहार को पढ़ते हैं, कैसे दिमाग और व्यवहार एक साथ जुड़ा हुआ है, और किस तरीके से व्यवहार बहुत और चीजों से जुड़ा हुआ है, और हमारा जो दिमाग है वो किस तरीके से हमारे शरीर और हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। इन सभी चीजों को हम लोग साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जब इतना हो गया तो यहां पे मनो का मतलब, काफी लोग मन समझते हैं। मनो का मतलब मन नहीं, मनो का मतलब मस्तिष्क, माइंड, और विज्ञान मतलब साइंस। ये वो साइंटिफिक तरीका है
जिससे हम लोग ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज हो गई कि एक साइकोलॉजी क्या होती है और साइकोलॉजिस्ट किस चीज को पढ़ता है। अब सवाल आता है कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है। इंडिया में वैसे तो लीगली कहीं पे डिफाइंड नहीं होता, लेकिन हम लोग एक कॉमन टर्म में ये मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपना पीजी या मास्टर्स साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का सिंबल होता है, और सब डिसिप्लिन्स में साइकोलॉजी के अपना मास्टर्स करा है, ऐसे व्यक्ति को हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वो व्यक्ति जिसको फील्ड की कमांड है, एक्सपर्ट है, और जो प्रैक्टिस कर सकता है साइकोलॉजी की नॉलेज को अप्लाइड फील्ड में, बाहर दुनिया में, उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसके लिए पीजी मास्टर साइकोलॉजी में होना कंपलसरी है। तो ऐसे में दो सवाल निकल के आते हैं कि ये पीजी साइकोलॉजी कौन कौन कर सकता है। एक वो कर सकता है जिसको हम नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड का कहते हैं, एक वो जिसको साइकोलॉजी बैकग्राउंड का। नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड मतलब आपके पास में बैचलर्स में साइकोलॉजी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अब आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, आपके पास बैचलर्स में साइकोलॉजी थी। तीसरा, आपके पास 11वीं 12वीं में भी साइकोलॉजी थी, बैचलर्स में भी साइकोलॉजी थी, और अब आप मास्टर्स करना चाहते हो। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि आप भी ज्यादातर उसी व्यक्ति को लेना चाहेंगे जो ज्यादा स्किल्ड होगा, जिसको ज्यादा साल का एक्सपीरियंस होगा, और जिसको ज्यादा एक्सपोजर होगा उस तरीके के कंटेंट को। तो अगर आप नए हैं और शुरू कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप 11th 12th में भी अगर साइकोलॉजी मिल सकती है ले, फिर बैचलर्स में भी ले, फिर मास्टर्स में भी ले। नहीं हो सकता तो सिर्फ बैचलर्स में ले, फिर मास्टर्स में ले। वो भी नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं है, आप सीधे एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और मास्टर्स में एडमिशन लीजिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो स्टेट्स के अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जो ज़्यादातर लोकली आपको देखने को मिलती हैं। वो आज भी मेरिट से सिलेक्शन करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, चाहे फिर वो साइकोलॉजी स्टूडेंट हो चाहे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट हो। तो आपके बैचलर्स में क्या परसेंटेज आए थे, ये मेरिट से सिलेक्शन होता है कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया एडमिशन स्पेशली नॉन साइकोलॉजी का केवल एंट्रेंस एग्जाम से होता है। इनफैक्ट अब मेजरली साइकोलॉजी वालों का भी कंप्लीटली एंट्रेंस बेस्ड हो गया है। जो नहीं हुआ वो आगे अगले साल या उसके आने वाले सालों में हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक साइकोलॉजिस्ट। नॉन साइकोलॉजी वाला भी कर सकता है, पर उसको एग्जाम देना पड़ेगा। डिटेल उन एग्जाम्स की लेनी हो तो हम आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे, पर मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं साइकोलॉजी में तो आपको जो एग्जाम्स देने होंगे उसमें सबसे पहले तो आएगा CUET PG का। उसके बाद में आप चाहें तो जामिया मिलिया इस्लामिया का सेपरेट अपना खुद का एग्ज़ाम कराया जाता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एग्ज़ाम कराया जाता है। एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के आपको कुछ अपने एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और एक कॉमन CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये कुछ एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगली चीज़, आपको छोटी सी जानकारी एडिशनल ये दे दूँ, कुछ बच्चे ये मानते हैं कि हम गेट साइकोलॉजी से भी डायरेक्टली मास्टर्स में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, गेट एग्ज़ाम आप क्लियर करिए और IITs में आप साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हैं, मगर सिर्फ PhD लेवल पे। मास्टर्स लेवल पे साइकोलॉजी क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट्स में, इसलिए आप साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन MSc कॉग्निटिव साइंसेस, जो कि जिसमें साइकोलॉजी एक एलाइड फील्ड है, जो कि साइकोलॉजी से बिल्कुल अलग है, जिसमें ज़्यादातर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोच, विचार, समझ, इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसके लिए मैथ्स की जानकारी, स्टैट्स का बैकग्राउंड, आपकी साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, प्लस साइकोलॉजी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आप कह सकते हो कि एक साइंटिस्ट लेवल वाला आपको स्पेस मिलता है कॉग्निटिव साइंसेज में, जिसमें आपको ज़्यादातर हर चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये गेट से आप केवल MSc कॉग्निटिव साइंसेज में जा सकते हैं IITs में, या फिर PhD इन साइकोलॉजी के लिए।
तो ये एक सिंपल सी चीज यहां पे हो गई। अब आगे आ जाते हैं सैलरी के बारे में। तो जब भी हम लोग साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो मैं आपको सैलरी पैकेजेस ज़्यादातर बताता हूं जो मैंने अपने दोस्तों के साथियों के देखे हैं। तो ज़्यादातर सैलरी आपकी 20,000 पर मंथ से शुरू होती है। ये सैलरी आगे जाके 40,000 पे एवरेज कर जाती है और ये बहुत आसानी से आपकी 1.8 लाख पर मंथ तक जा सकती है। ये मैं ज़्यादातर जनरल बता रहा हूँ, इसके एक्सट्रीम एंड्स के पार भी होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 से कम पे भी काम करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 1.8 लाख पर मंथ से ज़्यादा भी कमाते होंगे, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 लाख आराम से कमा लेते होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर जनरली अगर हम देखें, आप एक जनरल पाथ लेते हैं एकेडमिक्स का, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फील्ड में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, पर डिग्री आपने ले ली है, तो आप बेसिकली चाहें तो बड़े आराम से 20,000 पे शुरुआत कर सकते हैं। वैसे कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे भी साइकोलॉजी बहुत प्रचंड तौर पे नहीं है, तो ऐसी जगहों पे ज़्यादातर सैलरी पैकेजेस आपको 9,000 से 15,000 के देखने को मिलते हैं। वो भी उस केस में, फ्रेशर के केस में, नए बच्चों के केस में। पर ये उन जगहों पे है जहाँ पे भी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ऐसी जगहों में तो ज़्यादातर बच्चों को उन्हीं जगहों पे कम सैलरी पे काम करना होता है। अदरवाइज जनरली 20,000 से लेके 1.8 लाख पर मंथ ये वो सैलरी पैकेजेस हैं जो मेरे साथियों के, दोस्तों के मैंने देखे हैं। उनको जब मैं एवरेज करता हूँ तो 40,000 का एवरेज मेजॉरिटी ऑफ जो मेरे साथी हैं वो आराम से 40 to 50,000 पर मंथ बहुत आराम से ले रही हैं। बट उसके लिए जो डिग्रीज उन्होंने करी हैं वो डिग्रीज में थोड़ा डिफरेंस है। जो व्यक्ति 20,000 की सैलरी लेता है वो 20,000 की सैलरी वाला ज़्यादातर आप देखेंगे मास्टर्स का स्टूडेंट है, रेगुलर मोड में किया हुआ है, या तो उसके जहां पे वो देख रहा है वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम है, कुछ अपने पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, स्किल अभी कम है, तो इसलिए स्किल लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए व्यक्ति जो है वो कम पे शुरू कर देता है, या फिर मास्टर्स उनका डिस्टेंस मोड से है। तो डिस्टेंस मोड से मास्टर्स होने की वजह से बच्चे जो हैं स्किल्ड महसूस नहीं कर पाते अपने आप को। डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि कैसे काम करूं, कहाँ काम करूं, कैसे शुरू करनी है चीज़ें, किस किस तरीके की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो जब स्कूल्स में जाते हैं, कॉरपोरेट्स में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करते हैं, तो कुछ ज्वाइन भी कर जाते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में संघर्ष आता है एग्जैक्टली क्या कैसे करना है। तो ऐसे में कुछ लोग जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी रिफाइंड है, या जिनको पर्सनैलिटी थोड़ी सी वो चीज़ें बोल लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, वो रिलेटिवली टिक जाते हैं जॉब में। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे या तो फिर उसके बाद फर्दर एकेडमिक्स में जाते हैं या अपनी स्किल रिफाइन करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है इस तरीके का। अगली चीज़, जिन लोगों का एवरेज सैलरी 40,000 पे है, उन लोगों की क्वालिफिकेशन में पीजी होने के साथ साथ या तो उन्होंने काउंसलिंग में डिप्लोमा करा है, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा प्लस एमफिल किया है। ये कॉमन देखने को मिलता है। इसमें आपको 40 से 50,000 का बेस सैलरी आराम से मिल जाता है। जो लोग आपके 1.8 लाख, 1.5 से 2 लाख के सैलरी ब्रैकेट में हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस अगर आप देखोगे तो इनका हम लोग दोबारा से बातचीत करते हैं और फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हैं। जिनकी सैलरी पैकेजेस 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ के ऊपर हैं, तो ऐसे में जनरल ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ पहला ट्रेंड, उनकी पीजी जो है वो साइकोलॉजी में, वो तो सभी की रहेगी, उसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। प्लस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है।
बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उनके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी पता होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपोजर भी होता है। अपने मास्टर्स के दौरान में ही स्मार्ट इंटर्नशिप्स चूज करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो वहां पे इंटर्नशिप्स आपको देखने को मिलेगा। प्लस साथ ही साथ में वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, ये चीजें अपने मास्टर्स के दौरान में ही एक्सपोजर लेते रहते हैं। तो जब इस चीज का एक्सपोजर शुरुआत से ही हो जाता है तो ऐसे में एक बेस चीज क्रिएट हो जाती है कि भाई आपको चीजों की समझ है कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। मतलब स्किल्ड शायद आप उतने ना हो, लेकिन आपको चीजों का, सिस्टम का, स्ट्रक्चर का अंदाजा है और आपको पता है राइट पिचिंग कहां करना चाहिए। फिर वहां जाके वो स्किल भी सीख लेते हैं। दूसरा चीज, उनके पास में एडिशनल डिग्रीज में काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो डिप्लोमा है वो उनके पास में निप्सिड से होता है। ये निप्सिड आरसीआई लाइसेंस्ड प्रोग्राम है आपका, जिसको करने के बाद आप आरसीआई से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रोफेशनल डिप्लोमा या फिर एमफिल कर रखी है। ये चीजें देखने के बाद में केवल इतना करने पे तो आपको 40-50 की रेंज में भी मिल रही थी सैलरी, तो इतना करना तो काफी नहीं होगा। साथ में आपको नेटवर्किंग, इंटर्नशिप, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, मतलब आप मास्टर्स में एक्टिव होने चाहिए। दूसरा चीज, आपके पास एक एडिशनल डिप्लोमा होना चाहिए बेस्ट जगहों से, बेस्ट इंस्टीट्यूट से। और तीसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि नए स्टार्टअप्स क्या हैं। जैसे मेरी एक अभी जूनियर ने रिसेंटली एक स्टार्टअप के साथ में वर्क करके और अराउंड शी वाज गेटिंग पेड अराउंड 90,000 पर मंथ, लगभग 90 से 98,000 के बीच में आसपास उसका मंथली का आराम से बन रहा था। तो ये कहाँ से आते हैं? मतलब सोचने की बात है कि ज़्यादातर लोग जब 20, 25, 30 पे आ रहे हैं तो 80, 90 पे कौन जा रहा है? वो जो स्मार्टली देख रहा है, जैसे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना। अब हम सभी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना के रखते हैं, फेसबुक पे प्रोफाइल बना के रखते हैं, स्नैपचैट पे प्रोफाइल बना लेते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे एक्टिवली एंगेज करते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे कम देखने को मिलते हैं। जबकि ज़्यादातर मेजर स्टार्टअप्स, ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लिंक्डइन पे आती हैं ताकि वो प्रोफेशनल टैलेंट से कनेक्ट कर सके। दूसरा, ये सैलरी पैकेज के लिए केवल साइकोलॉजिस्ट होना काफ़ी नहीं है। एक टर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको टैलेंट होना ज़रूरी है। टैलेंट मतलब कि टैलेंट एक टर्म है जो बताता है कि पोटेंशियल व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस को डायनेमिक पर्सनालिटी चाहिए। जो अगर आपको मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन 1.5 लाख पे आपको सैलरी पैकेज पे रख रही है, तो वो खाली ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आओ, टाइम पूरा करके चले जाओ और आपको चीज़ों की समझ जानकारी ना हो। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस जब 1.5 लाख देती हैं तो वो आपसे डबल ट्रिपल प्रॉफिट चाहती है। तो ऐसे केस में वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ टैलेंट बने, यानी कि आपका एक्सपोजर फील्ड के अंदर, अवेयरनेस फील्ड के अंदर, टॉपिक्स पे क्लैरिटी, प्लस इसी चीज में आपकी कुछ कॉमन स्किल्स भी देखने को मिलती हैं इसके साथ साथ। तो ये जितने भी प्रोफेशनल स्पेसेस हैं, इन प्रोफेशनल स्पेसेस में आपके लिंक्स होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल अपडेटेड होनी चाहिए, हर छोटी चीज़ एक एक्सपीरियंस के तौर पे प्रेजेंट होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के बाद में आपके पास में, जब हम भी साइकोलॉजिस्ट से टैलेंट बनने की जो जर्नी है, उस जर्नी के लिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है हाईएस्ट डिग्री। जैसे आप पीएचडी कर लें तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस पीएचडी को जनरली बहुत हाई ओहदे पे रखती हैं सारी चीज़ें। उसके साथ में कुछ और चीज़ें सीखना, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स, रिसर्च,
इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे साइकोलॉजी अप्लाई होती है, क्योंकि जो नए स्टार्टअप्स हैं बहुत सारी चीज़ें उनको खुद अंदाज़ा नहीं होता, तो वो लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में उन्हें एक ऐसा डायनेमिक बंदा चाहिए जो उनकी जर्नी में मदद कर सके। तो ऐसे में आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जो उनको नहीं पता। कंज्यूमर साइकोलॉजी में साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर कैसे जुड़ता है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, आखिर क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा पता हो कि कैसे बनाते हैं, कोडिंग आनी चाहिए, ये सब नहीं, पर जानकारी होना चाहिए कि एआई क्या होती है, कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसका फ़ायदा उठाती है, रिसर्च किस तरीके से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मान लीजिए आपकी कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए रिसर्च की कि अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले किस तरीके की पायलट स्टडीज़ करी जा सकती हैं जिसमें आप उसको गाइड कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपना वैल्यू क्रिएट करना है, आपको अपना वैल्यू एडिशन देना है, जिसके लिए सारी चीज़ें आपकी पक्की होनी चाहिए। साइकोमेट्रिक्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे बनते हैं, किस तरीके के असेसमेंट होते हैं, फ्री कौन से हैं, पेड कौन से हैं, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है, और अपने मास्टर्स के दौरान में ही वो ट्रेनिंग्स ले ली जाए। उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग, चाहे आप एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही क्यों ना हो, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना, सोशल मीडिया पे किस तरीके से साइकोलॉजिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ें करी जा सकती हैं उसकी समझ होनी चाहिए, और जितना हो सके अपनी डिग्री को हाईएस्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए आपकी। उसके बाद में ये सब चीज़ें जब आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पता हो कि आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो कि आगे बढ़ने की तरफ ले जाता है। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे सक्सेसफुल लोगों में सबसे ज़्यादा यही स्किल देखी जाती है, ग्रोथ माइंडसेट। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी पैकेजेस कम से बढ़त की तरफ जा सकते हैं, पर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज़ों के लिए किस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं जो कि जेन्युइन नहीं होती, जो कि अच्छी नहीं होती, जो पैसा बहुत ज़्यादा खा लेती हैं। तो ऐसे केस में इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बचें आप, और कोशिश करें कि जो अच्छे जेन्युइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो मैं मानता हूँ वो भी एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन वो एक्सपेंसिव आपकी लाइफ के लिए वर्थ होंगे। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जेन्युइन काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में स्किल्स डेवलप करने का काम कर रही हैं लोगों में। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो इसके अराउंड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए हम प्रयास करेंगे इसी चीज़ पे दूसरी वीडियो आपको बना के दें, ताकि आपको डिटेल्ड जानकारी इन सब चीज़ों की मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।